बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन पर सारा मामला अब डिपेंड कर रहा है, तीनों हल्के इस्लामाबाद के, जिनके फॉर्म 45 पकड़े गए, उनके सामने उन्होंने कहा कि ये मामला फिर इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट तक भी जा सकता है। फिर उनके खिलाफ चालें चली गई। हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब लगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन तो पहले ही, जिसे कहते हैं ना पब्बा पहाड़, उनके पीछे लगे हुए हैं। अब अगर उनके एक महीने की वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो ये मामला कितना दबेगा, क्योंकि जंग बढ़ चुकी है, बल्कि खौफनाक जंग शुरू हो गई है और फैल भी चुकी है बहुत ज़्यादा। क्या कोई रेफरेंस भी और इनके खिलाफ अब आ सकता है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले पर? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बिल्कुल आ सकता है। उसकी वजह है, बुनियादी तौर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर ये उस फैसले से इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को टर्मिनेट किया गया है। उस टर्मिनेशन के बाद ये उसके ज़ाहिर है, जिस वक्त आप किसी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसके मतलब आपको जवाब देना पड़ता है। इलेक्शन एक्ट के अंदर कहीं भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को टर्मिनेट नहीं कर सकता। वहाँ पे सेक्शन 151 है, उसके अंदर तब्दील ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। पहला नुकता तो ये है। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो फैसला अगर बरकरार रहता है, क्योंकि वो अगर बरकरार रहता है, इसका मतलब ये है, उस फैसले में ये एक चीज़ मानी गई है कि मुतलका जो प्रिजाइडिंग अफसर या फिर ट्रिब्यूनल जज जो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाया, इस वजह से उसको तब्दील किया गया। आम फहम बात ये है, ये जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात मानी जाती है, उस हवाले से जो दीगर जो प्रॉक्सी काम कर रही है इस वक्त, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, वो उसको इस्तेमाल कर सकती है इस सेंस में कि क्योंकि एक अगर वो इसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहता है, तो एक तो उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 209 के तहत कार्रवाई तो होगी। उसके अलावा ये हो सकता है कि उस जज के खिलाफ, क्योंकि उसको जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने दी थी, वो पूरी नहीं कर पाए, जो प्रॉक्सी है वो उनके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार करके भी दे सकती है। नहली की रेफरेंस जो है वो तैयार करके दे सकता है, क्योंकि वो उसमें ये चीज़ें उठा सकता है कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई। अल्लाह खैर करेगा कि एक जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन ने आपको दी, वो आपको उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने आपको जो है वो पहले इस ओहदे से हटाया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इस वक्त ये केस किया, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बरकरार रखा, एक मजबूत ग्राउंड मिल जाएगा उनको जी। दूसरी तरफ जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आप क्योंकि छुट्टियों पर चले जाएंगे अगले, अगर उनकी एक ना हो जाती है, मैं छुट्टी पर नहीं जाता, तो हुकूमत का काम तमाम नहीं हो सकता है। फिर मुझे जो एक माह की जो सुकून मिला है हुकूमत को, सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा इसमें। फिर वो फॉर्म 45 जो है ना, वो फिर ओरिजिनल फॉर्म 47 बन सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है भाई, या फिर इसको आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, या फिर ये जो जाली जो फॉर्म्स आए ना, पहले तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें ना जी। कैसे बने, कैसे इतने एक पोलिंग स्टेशन के 3-3 4-4 फॉर्म, वो भी मुख्तलिफ कैसे बने? एक ही तरह के तो होते सारे फॉर्म, वो तो समझ में आने वाली बात है। एक ही फॉर्म अगर इलेक्शन एक PTI के पास अलग है, जमात इस्लामी के पास अलग है, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये होगा, इसका मतलब ये PTI ने धांधली की है। अब जमात इस्लामी, PTI दीगर जमातों का बिल्कुल सेम है, पीपल पार्टी का भी हालांकि सेम होगा। वहाँ पे नून लीग का, प्रिजाइडिंग अफसर का और आरओ का और इलेक्शन कमीशन का एक जैसा है। ये तो 80% अवाम एक तरफ, बाकी 20% जो अदारे हैं, साथ जो जमातें, वो एक तरफ हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप, बल्कि आज की जो समात हुई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसमें अगर हम बात करें, क्योंकि जहांगीरी साहब ने पहला सवाल ये पूछा जी क्या हुआ है, तो फिर शोएब शहीन साहब की तरफ से बताया गया कि जो ऑर्डर है अभी तक वो रिजर्व है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी चीफ जस्टिस साहब ने देखनी है। उन्होंने तयन करना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एडवाइजरी है, डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा है, क्या है। उसके बाद जो है वो उसका तयन किया जाएगा। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा होगा, अगर ये चीज़ चीफ साहब को समझ आ जाती है, फिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी हायर जुडिशरी के जज को एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा तब्दील नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दूसरा, अगर वो एडवाइजरी है, फिर उसका भी काम अलग है, ठीक है। फिर अगर डिवीजन है, फिर वो और मुख्तलिफ हो जाएगा उसका दायरे कार। अब ये देखना होगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। फैसला अगर जहांगीरी साहब की PTI के खिलाफ आ गया, उससे ये होगा कि जहांगीरी साहब के खिलाफ रेफरेंस वाला मामला हो सकता है, और ट्रिब्यूनल जो है वो जो नया ट्रिब्यूनल बनाया था रिटायर्ड जज वाला, प्राचा साहब वाला, वहाँ पे चले जाएंगे केसेस। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद, क्योंकि फैसले से 2-3 चीज़ें डायरेक्शन जानी है। एक ये होगा कि ऑर्डिनेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा। ऑर्डिनेंस तो खैर कानून बन चुका है, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया हुआ है कि वो आके असिस्ट करें कोर्ट को। दूसरा ये होगा कि बस सेक्शन 151 है जो ट्रिब्यूनल की जज की तब्दीली वाला, वो भी उसको भी चैलेंज किया। शायद अगर वो फैसला आता, शायद वो उसको भी कलअदम करार दे दिया जाए फैसले के अंदर। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इसको भी
जो है वो या फिर सेट असाइड कर दिया जाएगा या फिर बरकरार रखा जाएगा। वो मैंने बता दिया, बरकरार रखेंगे तो क्या होगा। और तीसरी अंजुम वकील खान साहब वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला है, वो अगर ये फैसला बरकरार रहता है फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बरकरार नहीं रहता तो इससे ये होगा कि अंजुम वकील खान साहब के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बाकायदा प्रोसीडिंग का आगाज़ होगा। क्योंकि जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें जो फैसल चौधरी साहब थे उनकी तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स दिए गए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि ये सियासी लोग हैं, अगर आज इनको आप इजाज़त दे देते हैं, मौका दे देते हैं, कल फिर इस तरीके से बात करेंगे। ये सिर्फ आपकी या मेरी ज़ात का इशू नहीं है, ये इस इदारे की ज़ात का इशू है। इसने इदारे ने अपने तशख़्ख़ुस को भी बरकरार रखना है। दूसरी चीज़ है कि जस्टिस तारिक महमूद जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पहले इस चीज़ का बारहा इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर दुरुस्त नहीं था। क्यों ना इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डर चैलेंज किया, ना तीनों उम्मीदवारों ने कोई ऑर्डर चैलेंज किया। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि आप तो एक आइनी इदारा हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं, आपको बाकायदा जो आपको किसी चीज़ में मसला ही नहीं होना चाहिए कि आपसे जो पूछा जाता है आप आगे बिल्कुल बता दें आपके, बल्कि आप इसमें खुद पार्टी है। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन कमीशन अली बुखारी साहब और शोएब शेख साहब की दरखास्त के अंदर पार्टी है, उनको उसमें फ्रीक बनाया गया है, उसमें उसने जवाब देना है, वो किस तरह ट्रिब्यूनल को तब्दील करेगा। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है मामला है। दूसरा जो आज इलेक्शन टर्मिंग एक्ट है जो पार्लिमानी कमेटी है जो उसमें आज बड़ा गुफ्तगू हुई, उसमें अली मोहम्मद खान साहब की जाने से बड़े ज़बरदस्त जो है वो बातें वहाँ पे की गई। ये कमेटी थी बुनियादी तौर पर एट अ टाइम और MNA भी हैं वो तो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब ये कमेटी ने जो उस मंजूर इलेक्शन एक्ट का बिल था उसमें अंदर बुनियादी तौर पर ये बिल जो है ये डिक्लेरेशन के हवाले से है, ताकि डिक्लेरेशन कोई भी उम्मीदवार जो है वो तब्दील ना कर सके इलेक्शन लड़ने के बाद। वहाँ पे अब ये टेक्निकल गेम जिस वजह से खेली जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना किसी तरीके से रोका जाए। वो 41 उम्मीदवार जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 41 उम्मीदवार नहीं है, तेज खंजर है जहाँ जो हुकूमत के गले पर वो भी चल सकता है। बिल्कुल, तो वो इसको आप जो है वो इनको नोटिफाई करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उस हवाले से उन्होंने जो है वो एक नया बिल पेश करके अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर करेंगे। उस इलेक्शन एक्ट के तहत जो क्योंकि पहले एक अमेंडमेंट वो कर चुके हैं, वही मेरे ख्याल से दोबारा इनके गले पड़ेगी। वो रिटायर्ड जज वाला कानून कैसे पहुंच गया इस कमेटी के इजलास में? सर जी, वजीर कानून का काम, उस पर एतराज़ हुआ है? वो एतराज़ तो हुआ है वहाँ पे, बल्कि उन्होंने ये कहा जी कि अगर मैं इस कमेटी को सपोर्ट करता हूँ तो मुझे बोलने का भी हक है, मैं डिक्टेट आपको कर सकता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब को उन्होंने कहा अगर आप डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो आप करते हैं, आप हमें बलडोज फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें अवाम ने वोट दिया। फिर उन्होंने कहा सुनिए, ताज काउंसिल का वोट तो तहरीक इंसाफ का वोट भी पड़ा है। बीच में देखा, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने की थी, क्या कहा था? इन्होंने कहा था सुनिए, ताज काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, ये निश्चित पाकिस्तान उसकी मुखालफत करते थे, फिर PTI की मुखालफत करते थे, फिर कहते थे नहीं सुन्नी ताज काउंसिल को मिलनी चाहिए, या PTI को मिली है तो कहते नहीं सुन्नी ताज बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब जो कमेटी थी अब समझ नहीं आई, पता नहीं क्यों हो रहा है, उनको खुद समझ नहीं आ रही ना क्या करना है। दूसरी चीज ये है कि जो आजम नजीर तारड़ साहब थे उन्होंने कहा जी कि आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आज अली मोहम्मद खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के काम को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लाके कटहरे में खड़ा किया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने सबसे पहले उनसे कहा कि आप हमें ये बताएं कि हमारे लोग जो है गिरफ्तार हुआ, आपने क्या किया है? उन्होंने कहा जी हमने तो आपके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा आपको तैयार होकर आना चाहिए था, ऑर्डर दिया था, बिल्कुल ऑर्डर दिया था, आपको तैयार होकर आना चाहिए था। दूसरी एक और चीज भी है ना, जिस वक्त ये जो सेक्रेटरी साहब अब है ना, ये उस वक्त तब बीमार हो गए, जा चुके थे, छुट्टी पर रिजाइन करके चले थे। अब जो जिस सेक्रेटरी साहब ने ये सारी वारदात डाली है, वो इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने कहा जी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये भी बड़ा मुश्किल होता है मामला। फिर अली मोहम्मद खान साहब ने उनको कहा कि आपने एक तो हमारी पार्टी को इस तरह मुश्किल वक्त में डाला, दूसरी तरफ से आप ये किस तरीके से आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये आप बुनियादी तौर पे नाइंसाफी कर रहे हैं। जिसके ऊपर जो चेयरमैन कमेटी थे वो कहने लगे आप जी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा आप अगर मुझे कहने कि मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको हमारे मैंडेट को हमें बुलडोज भी नहीं कर सकते, हमें भी जो बातें कह सकते हैं कहा क्या हम वो कहेंगे। इस तरीके से ये चीज़ अब उन्होंने बल्कि बाद में ऐलान भी किया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हम इसको चैलेंज करेंगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। क्योंकि पहले किसी भी इस मुतालिक आइन से मुतसादम है कई बिल्कुल शिकायत उसमें जो इन्होंने दर्ज की। अब आइन से पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक हो ही क्या रहा है, कानून कहीं आप इस वक्त भी अगर कोई माहिर कानून अच्छा हो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखा सकता है, मुख्तलिफ एक्ट्स के अंदर इस तरह की चीज़ें हो, चाहे वो फैमिली एक्ट हो या जो इलेक्शन एक्ट हो, दीगर जितने भी एक्ट बने हुए, जितने भी कानून बने हो, कई ऐसी चीज़ें होंगी वो आइन पाकिस्तान से मुतसादम होगी, बरखिलाफ होंगी, नहीं कर सकेंगे। अब ये जो बिल जो आप बना, तो मैं कहता हूँ एक नया
जो है कटा खुला है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसमें रौनकें बहाल होंगी क्योंकि जो छुट्टियां नहीं करन देंगे जजन। सर वो तो मुनीर साहब ने बता दिया कि भाई आप आइन में तरमीम करें। अब शायद मुनीर साहब चीफ साहब कहेंगे सोच रहे होंगे यार तरमीम हो जाती, छुट्टियां भी वापस हो जाती है, मामला ख़राब हो गया या फुल कोर्ट बैठ जाती। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अलबत्ता जो इलेक्शन कमीशन है अब उसके ऊपर मजीद जो है वो जिम्मेदारियाँ इस वजह से पड़ेंगी। अब वो डिक्लेरेशन इल्ज़ामात तो लगे हुए हैं उनके ऊपर, वो रोज़ उनकी तरफ से कहीं ना कहीं से ज़राए हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि यार तरदीद करो, ये इसको काउंटर किया जाए कि जो लोग हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं इनको काउंटर करें किसी तरीके से। इलेक्शन की आपको एक और मैं दिलचस्प बात बताऊँ, इलेक्शन कमीशन को कोई डिफेंड क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह ये इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त उसका जो रवैया है ना मीडिया के साथ वो दोस्ताना नहीं है, वो डिक्टेटरशिप वाला मामला उनके अंदर। अगर उन्होंने अच्छे तरीके से मीडिया से किया होता ना, डील किया होता, अच्छे तरीके से बात की होती, आज कुछ चंद साफी जो हैं वो शायद किसी पॉजिटिव इमेज जो है वो पेश करने की कोशिश करते इलेक्शन कमीशन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रवैये ने इनको मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बदनाम कर दिया और उसको इमेज बिल्डिंग में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रेस रिलीज आती है, खबर बड़ी नहीं होती और ज़राए से और फिर वो कहा जाता है इसको चलाएं। अब जिस वक्त वो बड़ी खबर होती है वो दी नहीं जाती, जो बड़ी खबर होती है वो ऐसी जगह से आती है जहाँ पे हमारा वो किसी और बीट को डिफेंस का रिपोर्टर दे रहा होता है और वो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं होती। मसला ये है। सही। अब सबको नजर आ रहा है कि आग कहाँ पर लगी हुई है। वो डयाला जेल में बैठे हुए कैदी ने बता भी दिया है कि आग वहाँ पर लगी हुई है। इसको बुझाने का तरीका ये है, फायर टेंडर ताकतवरों के हाथ में और वो देख भी रहे हैं कि आग भड़क रही है और फैल भी रही है, लेकिन उसे बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही। बुझाने का तरीका वाहिद एक ही है कि मुज़ाकरात पर एक चीज़ है, मैं आपके बोलने में बोल रहा हूँ नहीं, मैं ऐड कर लूँ एक चीज़ में। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में बात करूँगा, क्योंकि देखें जिस तरह उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। कल एक केस लगा था लापता गुमशुदा जो केसेस हैं उनके वाले लापता अफराद के वाले से जो लार्जर बेंच था उसमें वो बैठे थे। 2.25 घंटे की समाअत हुई है। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, जिस तरह वो रिलैक्स मुझे कल नज़र आए ना, मुझे वहाँ से यकीन हो गया कि ये आप इनकी जो रिएक्शन होगा ना वो इतना जो है वो सख्त होगा कि अगले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सही। और मैं क्लोजिंग कर सर करें आप। तो सोल्यूशन सिर्फ एक है और वो है मुज़ाकरात, और उसकी पहली शर्त कि मैंडेट वापस करो, सारा माहौल चेंज हो जाएगा। रामन मुगल और इब्राहिम अब्बासी को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह।